अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद उमर। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी वेबसाइट के लिए नेविगेशन बार बना सकते हैं जो कि रिस्पॉन्सिव हो। सबसे पहले कि देख लेते हैं कि भाई रिस्पॉन्सिव या रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिवनेस फॉर वेब। जो पहला रिज़ल्ट आया है, responsive web design is the approach that suggests that design and development should respond to the user's behavior environment based on screen size, platform and orientation। तो जो हाईलाइट किया गया है इसका मतलब यह है कि भाई आप जब अपनी वेबसाइट बनाते हैं उसके तमाम वेब पेजेस जब किसी भी डिवाइस पर खोले जाएं, चाहे वो मोबाइल हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो या फिर एक पीसी का मॉनिटर हो, तो आपकी वेबसाइट उन तमाम पेजेस पे सही आए, अच्छी आए और वो काबिल इस्तेमाल हो। अगर आपकी वेबसाइट इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होगी तो वो मतलब इसका कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो इसके लिए हम जाएंगे अब बूटस्ट्रैप पे। ठीक है, मैंने एंटर किया कीवर्ड बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप 5 जो है सजेशंस में आ रहा है, मगर आप बूटस्ट्रैप भी लिखेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। मैं पहले भी गया था और इस बार दोबारा जा रहा हूँ, इस वजह से पर्पल आ रहा है, नहीं तो जो लिंक्स मैंने विज़िट नहीं किए हैं वो ब्लू आ रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि जो लिंक्स आपने विज़िट किए हैं कि वो पर्पल होंगे और जो आपने लिंक्स विज़िट नहीं किए हैं वो ब्लू रहते हैं। तो कभी अगर आपको किसी वेबसाइट से कोई कोड उठाना हो और आप उसको सेव जल्दी में ना कर पाए हों, तो एक तरीका ये भी है कि आपने उस वेबसाइट का, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बूटस्ट्रैप लिखा है, आप कोई और वेबसाइट लिख लें जिस पे आपने अपना कोई काम सेव किया है, इस तरह गिटहब है या फिर और भी बहुत सारे ऑनलाइन डेटाबेसेस हैं। उसमें आप अगर अपना कोई काम सेव करते हैं और भूल जाते हैं तो एक तरीका ये भी है कि आप वो कीवर्ड याद रख लें और जब आप इंटर करेंगे तो अगर आपको ये पर्पल लिंक नज़र आएगा, इसका मतलब है कि आपने उधर अपना काम सेव किया हुआ है, आपने यहाँ ये वेबसाइट विज़िट की है। ठीक है, तो वापस आते हैं बूटस्ट्रैप पे। मैं इसे ओपन करता हूँ और ये आ गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन दे देते हैं सिंपल सा, ये कि बूटस्ट्रैप जो है एक फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, यानी कि आप इससे फ्रंट एंड डिज़ाइन इस्तेमाल और बना सकते हैं। द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट साइट्स विथ JS डिलीवर एंड टेम्पलेट स्टार्टर पेज। तो आप बूटस्ट्रैप के ज़रिए सिंपली आराम से उसका CSS लिंक यूज़ करते हुए और जावास्क्रिप्ट लिंक यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे इसके स्टार्टिंग कोड में, स्टार्टर टेम्पलेट। यहाँ से हम ले लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं और अब मैं जाऊँगा अपने फाइल एक्सप्लोरर में। यहाँ पे मैंने लोकल डिस्क F पहले से ओपन की हुई है। यहाँ से मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा और इसका नाम मैं रख लेता हूँ रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे ये फोल्डर ड्रैग करके सीधा VS कोड में ड्रॉप कर देना है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने ड्रॉप कर दिया। अब जो लोग अगर ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं या फिर जो लोग बिल्कुल भी कोडिंग से या फिर HTML CSS से वाकिफ़ नहीं हैं, तो उनके जहन में ज़रूर ये सवाल आएगा कि
VS कोड क्या है या फिर बूटस्ट्रैप क्या है, उसके लिए आप नेट पे थोड़ा सर्च कर लें। इंशाल्लाह मैं इसके बारे में भी वीडियोस बनाऊंगा कि बेसिक HTML CSS और बूटस्ट्रैप क्या है और जावा स्क्रिप्ट हम क्यों यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट में। मगर फ़िलहाल अपने जो टॉपिक है उसके साथ फिक्स रहते हैं, यानी उसी के ऊपर रहते हैं। मैंने फ़ोल्डर ड्रॉप किया VS कोड में, और वो जो है एक और आपने देखा होगा एक विंडो खुल गई, उसके अंदर वो आता है ऑप्शन के भाई किस तरीके से आप इस फ़ोल्डर को यूज़ करना चाहते हैं, क्या इस फ़ोल्डर पे ट्रस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। तो आपने सिंपली ट्रस्ट कर देना है, क्योंकि आपका अपना बनाया फ़ोल्डर है, किसी थर्ड पार्टी का फ़ोल्डर नहीं है जो आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी को रिस्क पे रखे। ठीक है, तो आपने ट्रस्ट का ऑप्शन दबाया और इस तरीके से खुल जाएगा। अच्छा, तो अब हम एक न्यू फाइल बनाते हैं और इसका मैं नाम रख देता हूँ home.html। ठीक है, अब जो मैंने कोड कॉपी किया था वो मैं पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। अच्छा, अब इस कोड में अगर आप देखें तो डॉक टाइप HTML और HTML लैंग इंग्लिश EN हेड रिक्वायरमेंट टैग्स, ये सब जो है बिल्ट इन दिया है। टाइटल टैग पे आ जाते हैं और हम अपना टाइटल कुछ रख लेते हैं, जो कि हम वेबसाइट बनाएंगे तो हम किस चीज़ की वेबसाइट बनाएं। चलिए हम जो है एक बाइक के मॉडल की वेबसाइट बना लेते हैं। इसे ही हम दोबारा कॉपी करेंगे और H1 में दे देते हैं, ताकि फ़िलहाल हम देख लें कि भाई जो हमने कोड कॉपी किया है वो आ भी रहा है कि नहीं। ये जो है ऑप्शनल जावास्क्रिप्ट चूज़ वन ऑफ द टू है, तो हम मतलब इसका एक ये दो ऑप्शन दिए, एक स्क्रिप्ट है जिसके अंदर बूटस्ट्रैप बंडल विथ पॉपर है, दूसरे में सेपरेट पॉपर एंड बूटस्ट्रैप जैसे। इस लिंक में जो है ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, तो हमें इस लिंक की ज़रूरत नहीं है, हम इसे मिटा देते हैं और इस कमेंट को भी मिटा देते हैं। कमेंट सिंपली ये होता है कि भाई आपने कर्सर रखा जिस लाइन पे आपको कमेंट करना है, कंट्रोल दबाया और जो क्वेश्चन मार्क है शिफ्ट के साइड में उसे दबाया, ये हो गया आपका कोड, यानी कोड की लाइन कमेंट हो गई सिंपली। इसे दोबारा आप दबाएंगे तो वो अनकमेंट हो जाएगा। सो इसको हम अनकमेंट करते हैं, क्योंकि अभी हम अपना रन करेंगे लाइव सर्वर। आप कॉपी पाथ भी कर सकते हैं, यहाँ से गए कॉपी पाथ किया और खोल दिया, मगर उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम रिफ़्रेश के बटन को बार बार ना दबाएं और डायरेक्ट ही लाइव करने स्टार्टिंग। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई ये लीजिए हार्ले डेविडसन आ गया, तो हमारे पास ये कंपोनेंट आ चुका है, मतलब हमारा सर्वर काम कर रहा है, हमारी फ़ाइल काम कर रही है जो कि हमारी F ड्राइव में पड़ी हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है कि एक नेव बार का कोड बूटस्ट्रैप से उठाना है और सिंपली इसको इधर पेस्ट कर देना है। उसके लिए हम इसे मिटा देते हैं और वापस जाते हैं अपने बूटस्ट्रैप के टैब में, और हम इधर नीचे जाएंगे तो कंपोनेंट्स के आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा नेव बार। जैसे आप नेव बार में जाएंगे तो नीचे आपको पहला कोड ही मिल जाएगा नेव बार का। ठीक है, काफ़ी ठीक ठाक नेव बार लग रहा है। ये यहाँ पे हमारा लोगो आ जाएगा हार्ले डेविडसन का, जो कि वो भी हमने डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि इस कोड को कॉपी किया और गए और ये हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे जहाँ पे नेव बार लिखा हुआ है, ये वही नेव बार है जो कि इधर है।
तो इसकी जगह हमने जो है अपना लोगो लगाना है, यानी कि इमेज लगानी है। उसके लिए हम न्यू टैब में जाते हैं और लिखते हैं डेविडसन लोगो। ठीक है, बहुत सारी इमेजेस आ गई। इमेजेस पर क्लिक करते हैं तो ये पहली विकीपीडिया वालों ने लगाई हुई है। इसकी रेजोल्यूशन देख लेते हैं। रेजोल्यूशन तो काफ़ी हाई है, तो ये इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेजेस करेंगे और आपकी इमेज हो जाएगी सेव। अच्छा, जब हम इमेज डाउनलोड करते हैं तो हम अक्सर जल्दी में जिस भी नेम में इमेज आ रही है हम उसी नेम में सेव कर लेते हैं, हालांकि ऐसे में नहीं करना चाहिए। SEO पॉइंट ऑफ व्यू से, अब SEO क्या है वो एक अलग कहानी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। लेकिन अगर आप वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं या वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। इसलिए इस फाइल का हम नाम देंगे कंपनी लोगो। हमेशा जो भी इमेज डाउनलोड करें, आप अगर उस इमेज में अगर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई पर्सन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक टाइगर की इमेज डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको भी नाम भी टाइगर का ही दें, एक कीवर्ड का नाम दें, क्योंकि समहाउ SEO एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो जो आप नाम देते हैं वो रैंक करता है इमेज का। इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि जो आपके हेडिंग्स होती हैं H1, H2, H3 वो ज़्यादा देखी जाती हैं SEO पॉइंट ऑफ व्यू से और ये कम देखी जाती हैं। मगर फिर भी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप फाइल का नाम वही दें जो कि वो खुद जो इमेज है। तो ये मेरी कंपनी का लोगो होगा जो वेबसाइट पे मैं लगा रहा हूँ, इस वजह से मैंने इसका नाम दे दिया कंपनी लोगो। PNG फाइल है ये और ये मैंने कर दी सेव। मैं वापस आऊँगा अपने फाइल एक्सप्लोरर में और अब यहाँ पे मैंने देखना है क्या ये इमेज आई है। ओके, नहीं आई है, शायद मैंने पाथ गलत दे दिया। कोई बात नहीं, मैं इसे दोबारा कर लेता हूँ। ठीक है, ये ई में चली गई है जो कि पहला प्रोजेक्ट है। कोई बात नहीं, हम वापस आते हैं और इसे यहाँ पे वापस सेव कर लेते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास इमेज आ गई है। अब यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाऊँगा जिसका मैं नाम दे दूँगा IMG की शॉर्ट फॉर्म इमेजेस। और कोशिश करें कि आपकी जो इमेज है उसका नाम छोटा हो, क्योंकि जब आप उसे फाइल में लगाएंगे तो वो जाहिर सी बात है कोड आपका जितना छोटा हो उतना ही अच्छा होगा। सो ये आपकी इमेज आ गई, कंपनी लोगो। अब ये रहा नेम बार, इधर मैं सिंपली लिख दूँगा IMG। इमिट एब्रीवेशन आ गई और आल्ट टैग के अंदर भी मैं लिख दूँगा कंपनी लोगो। अच्छा, ये आल्ट टैग क्या होता है? आल्ट टैग सिंपली ये होता है कि अगर आपकी इमेज लोड नहीं हो रही, जैसे अभी मैंने इमेज लगा दी है, ठीक है, अगर हम अपने पेज पे वापस जाते हैं तो ये आ रहा है एल्ट में जो मैंने लिखा है कंपनी लोगो वही आ रहा है। अगर किसी वजह से स्लो इंटरनेट कनेक्शन है या फिर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो अगर आपकी इमेज लोड नहीं हो रही तो आपने जो एल्ट टैग में लिखा है वही आ जाएगा। वापस जाते हैं VS कोड में और अब हम इमेज का पाथ दे देते हैं। सिंपली हम लिखते हैं IMG। फोल्डर आ गया, पॉप आउट हो गया, हम गए और ये कंपनी लोगो लगा दिया। लोगो इतना बड़ा आ रहा है क्योंकि हमने CSS नहीं लगा। अब लोग कहते हैं कि भाई हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, हम CSS क्यों यूज़ करें?
क्योंकि बूटस्ट्रैप तो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स देती है। बूटस्ट्रैप में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप जो अपनी इमेजेस डालेंगे या फिर अपनी कोडिंग करेंगे हम उसको भी रिस्पॉन्सिव बना देंगे। बूटस्ट्रैप की अपनी क्लासेस हैं, जिस तरह कंटेनर फ्लूइड है, नेवबार, ये तमाम क्लासेस जो हैं बिल्ट इन हैं उनके फ्रेमवर्क में। इन तमाम क्लासेस का मकसद यही है कि वो इस तरीके से मार्जिन, पैडिंग, पोजीशन, डिस्प्ले, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। अब इस इमेज का अगर हमने साइज़ मेंटेन करना है तो हम सिंपली राइट क्लिक करेंगे और इसे इंस्पेक्ट कर देते हैं। सो ये रही इमेज। सो इधर हम लिखेंगे एलिमेंट। अब आप पूछेंगे कि मैं फायरफॉक्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ। इसका सिंपल जवाब है, मुझे इसका इंटरफेस पसंद आता है, क्रोम से मुझे बेहतर लगता है और इस वजह से, और इसका रिस्पॉन्सिव मेन्यू भी जो है वो यहाँ से आपको मिलेगा, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मॉडल। इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं, मैं अगर इसको क्लोज़ भी कर दूँ तो ये क्लोज़ नहीं होगा। देख सकते हैं ये इधर आ रहा है हमारा नेवबार, जो कि हम ठीक करेंगे अभी। क्रोम में ये फीचर नहीं है। क्रोम में जब आप डेव टूल्स को बंद करते हैं तो ये भी बंद हो जाता है। इस वजह से, सिर्फ इस वजह से मैं फायरफॉक्स प्रेफर करता हूँ इससे। और भी इसके कई फीचर्स हैं जो हम आगे ज़रूर देखेंगे। सो ठीक, वापस आते हैं इस पे, इमेज पे, और इमेज को हम देते हैं कुछ हाइट, दे देते हैं हम 100 px। सही हो गई। यूजुअली विड्थ देते हैं, मगर अगर आप हाइट भी दे दें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि भाई ये जो इमेज है बहुत चिपकी हुई है, ये सर्च बार भी बहुत चिपका हुआ है। ऐसा क्यों है? अगर हम जाएँ कोड में अपने, यहाँ पे बूटस्ट्रैप के ही यहाँ से आप कोड देखें तो इन्होंने यूज़ किया हुआ है कंटेनर फ्लूइड। क्लास है, क्लास का नाम भी हो सकता है, मगर ये एक बिल्ट इन क्लास है। इसमें क्या फ़र्क है? अगर हम ये फ्लूइड हटा दें तो क्या होगा, देखते हैं। अगर हम ये फ्लूइड हटा दें तो क्या होगा। अगर हम यहीं से हटा दें तो, बहुत लोग ये नहीं जानते कि हम यहीं से भी अगर क्लास हटा दें, अभी कोई चेंज नहीं आया। और आप देख सकते हैं कि जब मैं कर्सर किसी भी लाइन ऑफ कोड पे लेके जाता हूँ तो वो उसे हाईलाइट करता है। और अगर मैं यहाँ से जाके, ये देखिए, सिंपली मैंने क्लिक किया और ये हाईलाइट रहेगा जब तक मैं इसे दोबारा क्लिक नहीं करूँगा। सो मैं कंटेनर पे हूँ। अब मैंने कंटेनर दबाया तो ये आपने देखा कि ये कंटेनर फ्लूइड से पहले चिपका हुआ था और अब कंटेनर के बाद ठीक हो गया। यानी कि इसकी लेफ़्ट और राइट में पैडिंग आ गई है या स्पेसिंग आ गई है, एक ऑटोमेटिकली मार्जिन आ गया है। तो हमें क्या करना है कि भाई सिंपली जाके फ्लूइड हटा देना, हमें फ्लूइड नहीं चाहिए। क्लास हो गई हमारी कंटेनर, और इमेज को हम सेट करना था वो मैं भूल गया। कोई बात नहीं, हम जाते हैं, इसे कॉपी करते हैं नेवबार ब्रांड को, और क्योंकि हम CSS यूज़ करना चाहते हैं, आप हेड टैग में भी यूज़ कर सकते हैं, मगर बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप अलग फ़ाइल बनाएं। नॉर्मली जब आप छोटे प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं या फिर जब आप लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, आप स्टाइल का टैग जो है हेड टैग के अंदर लगाते हैं और इधर ही क्लासेस का इस्तेमाल करते हुए CSS को यूज़ करते हैं। ये मैंने लिख दिया img इमेज, और इधर मैं दे दूँगा हाइट 100 px।
ठीक है, अब आप गए तो ये आपकी इमेज हो गई कस्टमाइज्ड 100px की हाइट पे। अब चूँकि मैं चाहता हूँ कि इसकी भी अलग फ़ाइल बने, लिहाजा मैं सिंपली जाऊँगा और इधर एक न्यू फोल्डर बना लूँगा और इसका मैं नाम लिख दूँगा CSS। अब इस फोल्डर को मैं ओपन करके इसके अंदर एक फ़ाइल बना देता हूँ style.css। तो ये फ़ाइल बन गई है। अब यही कोड मैं कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब चूँकि मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना ली है तो मुझे इस कोड की ज़रूरत नहीं है। अब मैं लिखूँगा इसी लिंक के नीचे एक कस्टम फ़ाइल का लिंक दूँगा जो कि मेरी कस्टमाइज्ड फ़ाइल होगी। आप सिंपली लिंक लिखेंगे, एमिट एब्रिवेशन आ जाएगी, क्लिक किया और ये आपकी फ़ाइल आ गई। इधर मैंने सिर्फ CSS लिखना है। अगर आप कभी डायरेक्ट पाथ लिखते हैं और वो नहीं आता है तो आप डॉट लगाएं और फिर स्लैश लगाएं। अभी मेरे पास ये पाथ नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि हो सकता है कि ये पाथ इधर नहीं बना हो, ये फ़ोल्डर यहाँ नहीं बना हो सकता है ये फ़ोल्डर जो है बिल्कुल इमेजेस के अंदर बन गए, तो मुझे जो है इमेजेस के अंदर नहीं रखना है, इसे बाहर लगाना है। तो मैं इसे बाहर शायद यहाँ से नहीं कर सकता, तो सिंपली आप यहाँ जाएंगे और अपने फ़ोल्डर को मूव टू कर देंगे ड्राइव F में। अब आप क्या करें, क्योंकि मैंने यहाँ से फ़ाइल की लोकेशन चेंज कर दी, इस वजह से मेरे कोड से फ़ाइल भी आप देख सकते हैं स्ट्राइक थ्रू हो गई है, यानी कि ये फ़ाइल अब यहाँ नहीं है, इसकी लोकेशन चेंज हो गई। ठीक है, तो वापस आते हैं और इधर लगाते हैं CSS। अब फोल्डर आ रहा है क्योंकि वो सही लोकेशन पे है। मैं चाहता तो यहाँ पे सिंपली स्लैश इमेज लगा सकता था, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आपकी स्टाइल शीट का फ़ोल्डर, इमेजेस का फ़ोल्डर और इवन के आपकी जो फिर इंडेक्स फ़ाइल है, होम फाइल है, उसका भी फ़ोल्डर अलग हो। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे एक फ़ोल्डर भी रख सकते हैं, मगर इस तरीके से जो है सब कुछ मिक्स हो जाएगा। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जब आप अपनी ड्राइव में जाएं तो तमाम फ़ोल्डर्स बने हों आपके प्रोजेक्ट के। पहले प्रोजेक्ट में जाएं तो फिर उसकी स्टाइलिंग शीट्स, इमेजेस और इवन के वीडियोस का भी एक फ़ोल्डर बना देते हैं, जो कि हम ट्राई करेंगे कि वीडियोस भी ऐड करें अपने प्रोजेक्ट में। फ़िलहाल वापस आते हैं नेव बार पे, तो आप देख सकते हैं कि हमारा लोगो सेट हो चुका है। अब हम जाते हैं मोबाइल व्यू पे। मोबाइल व्यू पे मैं दोबारा दिखा देता हूँ। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मॉडल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। अब ये हमने क्लिक किया, ये आपका ड्रॉप डाउन आ गया, होम, लिंक, ड्रॉप डाउन और ये सर्च बार। ठीक है, अगर हमने और विड्थ देखनी है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस वक्त वो दिखा रहा है iPhone SE 2nd जनरेशन iOS, और ये आगे ब्राउज़र iOS 14.6 और आगे ब्राउज़र का वर्जन दिया हुआ है सफारी 14। इसी तरीके से मैं चाहूँ तो एंड्रॉयड में जा सकता हूँ। एंड्रॉयड में भी अब 384 बिट हो गई है, पहले 375 थी। आप सिंपली यहाँ पे भी जा सकते हैं और इसे ड्रैग कर सकते हैं,
करते जाए। अब जो है ये नेव बार खुल गया। इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम मीडिया क्यूरीज को इस्तेमाल करते हुए इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं चला जाता हूँ लैपटॉप की विड्थ में। लैपटॉप की विड्थ में आप देखें ये नेव बार सही ही आ रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो मेरा नेव बार है ये मिडिल में आ जाए, इसके साथ न रहे, तो मैं क्या करूँ? बूटस्ट्रैप से ही ट्राई करते हैं कि कोई ऐसी क्लास मिल जाए, बिल्ट इन क्लास, जिससे वो खुद ब खुद मिडिल में आ जाए। देखिए बूटस्ट्रैप वालों ने भी अपना लोगो की इमेज लगाई हुई है, मगर हमने ये कोड यूज़ नहीं किया है। ठीक है, इनका तो कोई बार मिडिल में यहाँ पे तो नहीं आ रहा। ठीक है, हम नीचे और देखते हैं, एक और भी होता है नेव बार पर ही है, नेव्स एंड टैब्स। नेव्स में टैब्स में गए तो अगर आप देखें तो एक क्लास मिलनी चाहिए, जैसे कि ये कोड है। ये नेव जो है बिल्कुल मिडिल में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, तो हम सिंपली सिर्फ इसकी क्लास कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और इसको हम दे देंगे डिव में, मगर फिर भी कन्फर्म कर दें। इन्होंने यूएल के टैग में दिया है तो हम भी यूएल के टैग में देंगे। यूएल के टैग में गए और ये हमने दे दिया। अब हम देखते हैं काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। हम दोबारा जाते हैं और इसी टैग को हम कॉपी करके डिव में दे देते हैं। ठीक है, अगर भी काम नहीं कर रहा तो हम जो ये मार्जिन है ये हटा देते हैं। ठीक है, अब जो है मिडिल में हो गया, लेकिन अब जो ये सर्च बार है जो कि सही जगह पे था वो जो है वो भी बीच में आ गया। तो हमें क्या करना है, किसी तरीके से ये सर्च बार वापस वहाँ लेकर जाना है। तो ये जो सर्च बार है ये है ठीक यहाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है डिफ्लेक्स और फॉर्म कंट्रोल, क्योंकि फॉर्म के तरीके से ही बनाया जाता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और दोनों डिफ के बाहर कर देंगे। ठीक है, अब जो है दोनों डिफ के बाहर किया तो ऐसे हो गया है। तो क्यों ना हम इसे दोबारा यहाँ पे लेकर आ जाए। सिंपली आपने अगर किसी कोड को किसी डिफ के बाहर लगाना है या अंदर लगाना है या उसकी जगह चेंज करनी है, और आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं। पूरे कोड को सिलेक्ट करें, माउस को होल्ड करके रखें और उसे इस तरीके से रिपोजिशन कर दें। ठीक है, अब सही हो गया। अब हमारा नेव बार में मिडिल में है, सर्च बार जो है वो राइट पे है और लोगो हमारा लेफ़्ट पे है। अब फाइनल चीज़ है, हमने पीसी का देख लिया, विड्थ है 1280, पीसी की 1440 थी, लैपटॉप की 1280 है और लैपटॉप विद टच की भी 1280 ही है। अब हम टैबलेट पे आ जाते हैं, किंडल फायर HDX लिनक्स, यहाँ पर आईपैड पे आ जाते हैं। आईपैड पे भी ठीक ही है, मगर अगर हम चाहें कि भाई जिस तरीके से लैपटॉप पे ये आ रहा है उसी तरीके से ये आईपैड भी आईपैड या फिर किसी भी टैबलेट की विड्थ पे आ जाए, तो फिर हम क्या करें। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मीडिया क्यूरीज। मीडिया क्यूरीज के ज़रिए से आप
अभी भी ये बुरा नहीं लग रहा, मगर क्यों ना हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें। मीडिया क्यूरी से हमें टैबलेट की विड्थ पे भी ये इसी तरीके से मिलेगा। तो सिंपली हम जाएंगे अपनी स्टाइल और CSS में और लिखेंगे @ लिखते ही आपके पास जो है एक एमिट एब्रीवेशन आ गई है। इसे हम क्लिक करेंगे तो ये मीडिया स्क्रीन हो जाएगी। कुछ लोग लिखते हैं मीडिया ओनली स्क्रीन। अगर आप सिंपल स्क्रीन लिखें और इवन कि अगर मैं स्क्रीन भी हटा दूं तो भी ये मीडिया क्यूरी वर्क करेगी। नेक्स्ट हम लिखेंगे ब्रेसेस। जैसे ही आप एक ब्रेस डालते हैं तो दूसरी ब्रेस खुद ही आ जाती है। मैक्सिमम विड्थ, अब जितनी भी अगर आपको विड्थ चेक करनी है, अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ तो यहाँ पे डिवाइसेस के नेम्स हैं और विड्थ्स हैं। और आप क्रोम पे जाएंगे, हम क्रोम पे चले जाते हैं। जब तक क्रोम ओपन हो जाए तब तक हम अपनी विड्थ पूरी कर देते हैं। 980 की देने के बाद आपको हमेशा px लिखना है। कोई भी विड्थ आप दें उसके बाद लिखेंगे, फिर एंड और फिर मिनिमम विड्थ। 980 से हम चाह रहे हैं 980 से लेके मिनिमम विड्थ जो हो उसकी 768 हो। इस विड्थ के दरमियान हम जो भी CSS अप्लाई करें वो सिर्फ इसी विड्थ के दरमियान अप्लाई हो। जो भी हम CSS अप्लाई करें वो इसी विड्थ के दरमियान यूज़फुल हो, इसके बाहर वो CSS अप्लाई ना हो। ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला कि भाई टैबलेट के लिए 980 और 768 विड्थ ही यूज़फुल है? इसको आप सिंपली आप जाएंगे और क्रोम के डेव टूल्स को आप ओपन करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे विड्थ्स बनी हुई हैं ये लैपटॉप की आ गई, ये भी लैपटॉप की है 1024। ये सेंटर में आप देख सकते हैं, इसके ठीक नीचे विड्थ्स आ रही है मोबाइल की। मैं इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि जो है नज़र आ सके। 320, 375, 425, 768 पे लिख रहा है टैबलेट। तो इस वजह से मैंने जो है मिनिमम विड्थ 768 रखी है और 980 मैंने रखी है। हालांकि लैपटॉप के 1024 है तो मुझे 1023 रखनी चाहिए, तो मगर मैंने 980 रखी है फॉर स्पेसिफिक रीजंस, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब हमने मीडिया क्यूरी बना ली है और इस मीडिया क्यूरी के सिंटैक्स को आप दिमाग में बिठा लें, क्योंकि ये आगे हमें बहुत काम आने वाली है। सो ये रहा हमारा नेव बार। इसको हम इंस्पेक्ट दोबारा करते हैं और देखते हैं कि भाई इसके अंदर हमने तो नहीं, बूटस्ट्रैप वालों ने, मगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इस वजह से जो क्लासेस के नेम्स हैं हमें वो अच्छे तरीके से देखने होंगे, क्योंकि वो हमारे पास काम आने वाले हैं। नेव लिंक है और नेव आइटम्स हैं, उसके ऊपर जो है नेव बार नेव है। ठीक है, और ये जो है ये है वो खास डिव जिसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं, नेव बार सपोर्ट कंटेंट। ठीक है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं इस आईडी को। अच्छा, आईडी और क्लास में जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि हम जब आईडी को अपनी CSS फाइल में यूज़ करते हैं तो हैश डाल के यूज़ करते हैं, जब हम क्लास यूज़ करते हैं तो डॉट डाल के यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे हम
पेस्ट कर दिया, क्योंकि एक आईडी है तो हमने उसे हैश डाल दिया। अब सिंपली हम इधर लिख लेंगे डिस्प्ले ब्लॉक या फ्लेक्स, यहाँ ब्लॉक कर देते हैं। अब इसको हमने यहाँ कर दिया और इधर हम लिख देते हैं एक्सक्लेमेटरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि फ़िलहाल मैंने जो मोबाइल वाला नेव बार है उसे मैंने हाइड नहीं किया है इसमें, तो मुझे उसे हाइड करना है। उसे कैसे हाइड करूँगा, मैं चला जाऊँगा इस विड्थ पे और इसे सिंपली मैं ओपन करूँगा। ठीक है, ये रहा वो बटन जिससे नेव बार ओपन होता है। या हो सकता है मुझे सारा नेव ही अगर मैं लैपटॉप पे आता हूँ तो ये बटन हाइड हो जाता है। तो बूटस्ट्रैप वालों ने क्या किया है कि जितनी भी लैपटॉप और पीसी की विड्स हैं उन पे इन्होंने इस बटन को हाइड किया हुआ है। और जब हम जैसे ही टैबलेट की विड्थ पे आते हैं या मोबाइल की विड्थ पे आते हैं तो ये बटन एक्टिव हो जाता है और बाकी जो कोड है वो हाइड हो जाता है। तो अब हम टैबलेट की विड्थ में इस बटन को हाइड करने वाले हैं, तो इसकी हम क्लास ले लेते हैं। वो वाली क्लास नहीं, ये वाली क्लास, यानी कि जो इसका नाम है क्लास का, उसको कॉपी करेंगे और सिंपली जाएंगे इधर, पेस्ट किया। क्योंकि एक क्लास है इस वजह से इसमें हमने लगाया डॉट, और इसका हम कर देंगे डिस्प्ले नॉन। अब वो सवाल आता है कि मैंने इधर 1023 क्यों ना लिखा, 1023 1024 के बाद है और 1024 मिनिमम विड्थ है लैपटॉप की, जो कि आप देख सकते हैं क्रोम के मुताबिक। मैंने इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि कुछ ऐसी डिवाइसेस भी हो सकती हैं जिनकी विड्थ जो है 1000 हो, या हो सकता है 1000 से कुछ ऊपर हो, 1100 हो, या समथिंग इन बिटवीन 980 या फिर 1024 हो। तो ऐसी विड्थ पे भी हमें जो है ये नेव बार चाहिए होगा। अब आप देख रहे हैं कि नहीं आ रहा क्योंकि सर्वर लाइव है, तो रिफ़्रेश के बगैर ये नॉन हो गया। अब जैसे ही मैं इसे अनकमेंट करूँगा तो ये आ गया। अब ये इस तरीके से आ रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। देखते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है। देखें यहाँ पे वर्क कर रहा है और यहाँ पे ये इस तरीके से आ रहा है, सही। सो अब हम चाहते हैं कि भाई ये उसी तरीके से फ्लोट हो लेफ़्ट साइड पे जिस तरीके से हो रहा है पीसी पे। हम दोबारा इंस्पेक्ट टूल खोलते हैं और आप इधर अगर nevbo.scss जो कि cdn लिंक दिया हुआ है और इसको फॉलो कर रहा है, यहाँ पे रो है। अगर हम किसी रो को लेकर आ जाए यहाँ पे तो ये रो जो है डिसेबल हो जाती है somehow। वाई तो हम क्या करते हैं, हम अपनी रो बना लेते हैं। ये रो दी गई है
ठीक है, तो हम जाते हैं अपने कंटेनर में। अगर आपको कभी कोई क्लास ढूंढनी हो तो सिंपली कंट्रोल एस दबाएं और उस क्लास का नेम लिख दें। मेरे कोड में तो रो कहीं नहीं है, तो यहाँ पे ओके सॉरी, रो तो डायरेक्शन का नाम है। क्लास का नेम ये रहा। मैंने इधर इस क्लास का नेम कॉपी करना है। इनफैक्ट पूरा कोड ये कॉपी कर देते हैं, सेलेक्ट करके कंट्रोल एफ और अपनी स्टाइल शीट में जाके पेस्ट कर देते हैं। अगर ये अप्लाई नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वापस जाते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अब ये रो में इसकी डायरेक्शन होगी। अगर मैं इस रो की जगह लिखता हूँ कॉलम, तो वो इस तरीके से कॉलम में आ जाएगा। कंट्रोल सी करेंगे। हम पेस्ट कर चुके हैं, सॉरी। अब जो है मैं चाहता हूँ कि ये नेम बार जो है टॉप राइट कॉर्नर पे आ जाए और जो ये लिंक्स हैं इनके दरमियान स्पेसिंग आ जाए। तो सिंपली हम दोबारा उस विड्थ पे जाएंगे और इन आइटम्स को देख लेंगे कि इनके दरमियान पैडिंग क्या है। ये रही, उनको सिंपली हमने करना है कॉपी और अपनी मीडिया क्यूरी में लगा देना है। तो आप देख सकते हैं कि अब जो है यहाँ पर भी ये लिंक सही आ रहे हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये यहाँ पर आए ना, लोगों के बराबर में। ये बहुत नीचे जा रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा जाएंगे बड़ी विड्थ पे। सो देखते हैं कि नेव आइटम में क्या दिया हुआ है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि मुझे कैसे पता चल रहा है कि भाई कहाँ पे क्या कोड लगाना है, कहाँ पे क्या चीज़ करनी है। मुझे कैसे पता चल रहा है कि भाई जो ये मैंने मीडिया क्यूरी बनाई है 982 768, इसके अंदर क्या क्या CSS आएगी जिससे मेरा वेब पेज टैबलेट पे सही आएगा। इसका तरीका यही है कि आप टैबलेट की विड्थ से बाहर आ जाएं, PC या लैपटॉप की विड्थ में आ जाएं और जो जो इंस्पेक्शन टूल डेवलपर टूल्स आपको बता रहा है, ये जैसे कि इन्होंने भी मीडिया क्यूरी यूज़ किया बगैर स्क्रीन के, मीडिया मिनिमम विथ 992 पिक्सल्स। इसके दरमियान जो भी प्रॉपर्टीज़ आ जाएं, जो भी एट्रीब्यूट्स यूज़ किए गए हैं नेव बार की क्लासेस पे या फिर आईडीज़ पे, वो आप सिंपली टैबलेट की मीडिया क्यूरी में पेस्ट कर दें, तो आपकी वेबसाइट का नेव बार टैबलेट पे भी वैसे ही आएगा जैसा आप चाहते हैं वो आता है लैपटॉप या PC पे। तो दोबारा जाते हैं टैबलेट पे और इधर मैं समझता हूँ फ्लेक्स प्रॉपर्टी का प्रॉबेबली कोई काम है।
ओके, मैं भूल गया था मगर अब मुझे याद आ गया है कि मैंने इसे डिस्प्ले ब्लॉक दिया था खुद ही। और जब आप डिस्प्ले ब्लॉक देते हैं तो आपके जो कंपोनेंट्स हैं, आपने जिस भी कंपोनेंट को डिस्प्ले ब्लॉक दिया होता है वो हमेशा सेंटर में आता है। तो हम इसे ब्लॉक की जगह कुछ और दे के देखते हैं। हो सकता है फ्लेक्स दें या हो सकता है कुछ और दें, देखते हैं। ब्लॉक में, ब्लॉक रूबी में इस तरह कंटेंट्स में कुछ बेहतरी है। फ्लेक्स रूट, ग्रिड इनिशियल, इनलाइन, मेरे ख्याल से कंटेंट्स बेहतर है। यहाँ पे वहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे मैं और क्या दे सकता हूँ। ब्लॉक, फ्लेक्स रूट, ग्रिड, इनलाइन। वैसे तो इनलाइन काम करना चाहिए मगर अगर नहीं करता है तो कोई बात नहीं, हम इसे कंटेंट्स ही दे देते हैं। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारा नैव बार। अब कुछ और कस्टम CSS देते हैं इसे। अब हम करेंगे मार्जिन की प्रॉपर्टी का यूज़ और हम लेंगे मार्जिन राइट 50px। क्योंकि इस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो जब मार्जिन आपका काम न करे तो आप सिंपली जाएं और पोजीशन कर दें रिलेटिव। अब ट्राई करते हैं कि मार्जिन राइट क्योंकि मैं डिव पे अप्लाई कर रहा हूँ तो उसका ये भी रीज़न हो सकता है कि ये काम नहीं कर रहा। क्योंकि जब भी आप डिव पे अप्लाई करते हैं कुछ कुछ डिव पे होता है, भले ही आपके कंटेंट्स जो हैं डिव के अंदर हैं और उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब मैं कर्सर को यूएल पे लेके जाता हूँ तो वो शो करता है लेकिन जब मैं डिव पे लेकर जाता हूँ वो कुछ भी शो नहीं करता। इसका मतलब यही है कि डिव जो है बहुत दूर है, बल्कि कहीं ज़्यादा दूर है, जो यहाँ पे शो नहीं हो रही। सो मैं सिंपली यूएल पे जाऊँगा और उधर जाके मार्जिन दे दूँगा। अच्छा, जो भी आप कोड अप्लाई करते हैं डेव टूल्स में वो कभी भी नज़र नहीं आता। क्यों नहीं आता? मतलब आपके विजुअल स्टूडियो कोड में वो नज़र नहीं आता क्योंकि वो आप डेव टूल्स पे अप्लाई करें वो टेम्पररीली अप्लाई करें, परमानेंटली नहीं कर रहे हैं। सो मुझे देना है मार्जिन राइट 50px। ठीक है, अब ये काम कर रहा है क्योंकि मैंने यूएल पे दिया है। तो ये आ गया मेरा सेंटर में इस तरीके से। आई थिंक 190 ठीक है। तो मैं सिंपली ये कोड करूँगा कॉपी और अपने मीडिया क्यूरी में पेस्ट कर दूँगा। मुझे डिफ्लेक्स डायरेक्शन रोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है। तो मैं अपने कोड को शॉर्ट रखूँगा। जितना मेरा कोड सिंपल और शॉर्ट रहेगा उतना ही मेरे लिए अच्छा है। अब ये जो सर्च बार है मैं चाहता हूँ ये भी कम से कम, अगर ऊपर नहीं आ सकता उसकी विड्थ अगर कम करेंगे तो शायद ऊपर आ ही जाएगा। मार्जिन राइट है, विड्थ 100 है, विड्थ हो गई कम, म्यूट कर दी हमने भाई 50%। ठीक है, यहाँ पर चलें 60 कर देते हैं।
अब इसे मैं चाहता हूँ कि ये भी ऊपर आ जाए, सो इसके डिस्प्ले को हम चेंज कर देंगे। कंटेंट्स में कर तो दिया है, मगर मुझे समझ नहीं आई कि सर्च का जो फॉर्म था वो कहाँ गायब हो गया। ठीक है, पहले हम इसे ट्राई करके देखते हैं। अगर हम सिर्फ तो कंटेंट्स में जो है फॉर्म नहीं आया। ग्रेट, कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं इसे ऊपर ले जाने का। ये डी फ्लैक्स है, ये क्या करता है? डिस्प्ले फ्लैक्स। ओके, ये जो है इस बटन और फॉर्म को फ्लैक्स में लेके आ रहा है, यानी कि रो में लेकर आ रहा है। फ्लैक्स जो है यूजुअली कंपोनेंट्स को रो में लेकर आता है। अगर मैं इधर क्लिक करूं तो आप ये देख सकते हैं, एक कंपोनेंट ये है सर्च बार, और एक है सर्च का बटन, जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी कंटेंट होगा वो सर्च होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे, और एक ये रीज़न भी है कि मैं फायरफॉक्स यूज़ करता हूँ और क्रोम यूज़ नहीं करता, क्योंकि इसमें हर चीज़ हाईलाइट और अंडरलाइन करके बताते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, जैसे मैं ड्रॉप डाउन खोलता हूँ तो अपने बार ऊपर चला जाता है और ये नीचे, क्योंकि इसके नीचे सर्च बार है। अब जो है मैं एक और काम करने वाला हूँ, क्योंकि ये सीधे तरीके से नहीं मान रहा। जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, लिहाजा मैं सिंपली क्या करूँगा, ये बटन मैं दोबारा बनाऊँगा, बटन और फॉर्म, इनफैक्ट पूरा डी फ्लैक्स, और इसे मैं दे दूँगा यहाँ पे, यानी कि डिव के अंदर। लेट्स जस्ट होप कि ये काम कर जाए। अगर नहीं करेगा तो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में यही काम दोबारा करेंगे। अब इसमें मैं लिखूँगा टैबलेट ओनली। अब टैबलेट ओनली लिखने से जो है कुछ नहीं होगा, ये हमने क्लास का नेम दिया है, और जो है इससे इस काम से पहले अगर मैं एक और काम करके देख लूँ, ठीक है, तो हम इसे जो है डिस्प्ले इनिशियल देने वाले हैं। ऐसे भी फर्क नहीं पड़ा, तो हम वही करेंगे जो हम कर रहे थे, यानी टैबलेट ओनली।
अब एक और मीडिया क्यूरी हम बनाने जा रहे हैं, तो सिंपली हम इसको कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट करेंगे और इधर हम लिख देंगे भाई जितनी भी मीडिया क्यूरी है 10 बल्कि 981 से लेके या फिर बस मिनिमम वेट लिख देते हैं। उसमें हमें ये बटन नहीं चाहिए। कौन सा बटन नहीं चाहिए? ये बटन। सिंपली इस बटन को लिख देते हैं नॉट शो। एक डैश भी लगा दें ताकि पढ़ने में बेहतर आए। और यही इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे मैक्स विड्थ और मोबाइल की लिख देंगे 640। तो यहाँ पर भी ये बटन नज़र नहीं आएगा। अब ये वाला बटन क्यों नज़र आ रहा है? नॉट शो। शायद थोड़ी मैंने मिस्टेक कर दी है। नॉट शो जो करना था वो मुझे ये करना है, टैबलेट ओनली करना है। ठीक है, तो अब इस नेम बार को हम अगर हम देखें तो क्या हमारा ये रहा वो फॉर्म। इस टैबलेट ओनली में हम डिस्प्ले कंटेंट्स दे देते हैं। शायद मैं कुछ डालना भूल गया हूँ। और क्या मैक्स विड्थ डालना ज़रूरी होता है? अगर मैं मैक्स विड्थ नहीं डालूँगा तो शायद ये काम नहीं करेगा। तो हम अपनी तरफ से मैक्सिमम मैक्स विड्थ डाल देते हैं 8000 px। ओके, स्टिल काम नहीं कर रहा तो सिंपली एलिमेंट में जाते हैं और इसे लिख देते हैं मार्जिन राइट 30 px बल्कि
इसकी पोजीशन हमने रिलेटिव कर दी, और जब कोई चीज़ मूव ना करे मार्जिन और पैडिंग देने पे, स्पेशली मार्जिन देने पे, तो आप पोजीशन रिलेटिव करें और सिंपली लिख दें, जैसे कि मैं चाहता हूँ ये लेफ़्ट साइड से इसमें मार्जिन आ जाए, आप लिख दें लेफ़्ट और 50px। अब ये मूव होगा और हम दे देते हैं इसे सिंपली, डायरेक्ट भी मैं 400 लिख सकता हूँ, अगर जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं। इनफैक्ट 400 ही अच्छा था। वो 40 दे दिया, और बॉटम से भी 400 की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक 100 काफ़ी रहेगा, बल्कि ज़्यादा ही हो गया। बुरा नहीं लग रहा ऊपर वैसे। ठीक। सो अभी के लिए इतना काफ़ी रहेगा। हम नॉट श्योर में जाके सिंपली जाएंगे और लिख देंगे .NOT-SHOW पेस्ट। अच्छा, जब भी आप डेव टूल्स से कोड कॉपी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि अनयूजेबल कोड है उसे आप मिटा दें। अब आप देख सकते हैं कि ये सिंपली मोबाइल में इस तरीके से, टैबलेट में वाओ। अच्छा, ये वहाँ से 640 से बाहर जा रहा है, इस वजह से। टैबलेट में इस तरीके से, आईपैड में इस तरीके से, और लैपटॉप में इस तरीके से। सो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आप चाहते हैं मैं इस तरीके से और भी वीडियोस बनाऊं, जो कि मैं बनाऊंगा, लेकिन अगर आपके पास कोई स्पेशल क्यूरीज हैं, कोई स्पेसिफिक पार्ट जो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं वो कमेंट्स रीड करके आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।